नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों यहां पर चाइना की नई न्यूक्लियर पनडुब्बी दुनिया भर में चर्चाओं का विषय बन चुकी है और इस पनडुब्बी का नाम है टाइप 095 और माना जा रहा है कि ये अब तक की चाइना की सबसे ताकतवर पनडुब्बी हो सकती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चाइना तेजी से अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है, उसकी नेवी जिसे कि पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी कहा जाता है, वो अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में शामिल हो चुकी है। और पहले चाइना की पनडुब्बियाँ ज़्यादा शोर करती थी और अमेरिका जैसी ताकतों से वो इस मामले में पीछे थी, लेकिन अब इस तरीके की पनडुब्बी का आना एक बड़ा बदलाव चाइना की नौसेना में माना जा रहा है। अगर मैं दोस्तों स्पेशली बात करूं टाइप 095 पनडुब्बी की, तो ये करीबन 110 मीटर लंबी है और इसका वजन यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट 9 से 10 हज़ार टन तक हो सकता है। और इसमें कम आवाज़ करने वाली टेक्नोलॉजी चाइना इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि दुश्मन के लिए इसे पकड़ पाना मुश्किल होगा। और बाकायदा दोस्तों इस पनडुब्बी में पंप जेट प्रोपेलर लगाया गया है, जिससे कि ये और ज़्यादा शांत हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, अंदर ज़्यादा जगह होने से ये लंबे समय तक पानी में भी रह सकती है। इसका बिल्कुल एक नया डिज़ाइन है, जैसे कि एक्स टेल डिज़ाइन होगा इसका, जिससे कि ये पानी में ज़्यादा आसानी से घूम सकती है। और अगर हथियारों की बात की जाए तो इसमें टॉर्पीडो तो ऑब्वियसली बातें लगे होंगे, साथ ही इसमें ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं जो कि भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकें। हालांकि दोस्तों इसके हथियारों के बारे में पूरी जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी यहाँ पे मानना है कि ये पनडुब्बी खास तौर पर दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढने और ख़त्म करने के लिए बनाई गई है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका की सी वुल्फ क्लास की सबमरीन्स है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज क्या किया गया है वो भी आप जान लो। पहले चीन सालों में कुछ ही न्यूक्लियर पनडुब्बियाँ बना पाता था, लेकिन अब वो हर साल कम से कम 3 ऐसी पनडुब्बियाँ बना रहा है और यही वजह है कि उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ मान के चलो, टेक्नोलॉजी के मामले में अभी फिलहाल अमेरिका चाइना से आगे है, लेकिन चाइना लगातार इस गैप को फिल करता जा रहा है। और टाइप 095 के आने से दोस्तों आप खुद देखेंगे कि समुद्र में जो ताकत का बैलेंस है वो बदल सकता है और चाइना के फेवर में जा सकता है। दोस्तों पाकिस्तान ने करीबन 13,000 सैनिक और 10 से 18 फाइटर जेट सऊदी अरेबिया भेजे और इन सभी सैनिकों और फाइटर जेट्स को किंग अब्दुल-अज़ीज़ एयरबेस पर डिप्लॉय किया गया। और ये तैनात की दोस्तों ऐसा नहीं है कि अचानक से हुई है, बाकायदा ये तैनात की है एक डिफेंस एग्रीमेंट की, जो कि दोनों देशों के बीच 2025 में हुआ था। दोस्तों पाकिस्तान ने ये सैनिक इसलिए भी भेजे हैं क्योंकि इसके पीछे का मकसद बिल्कुल क्लियर है। पहला तो यही है कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ाना और युद्ध की स्थिति में तैयारी मजबूत करना और क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। खास बात यह कि दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि ये फोर्स हमले के लिए नहीं बल्कि डिफेंस के लिए भेजी गई है, क्योंकि वैसे भी जिस तरीके से ईरान के साथ जंग चल रही है इजराइल और अमेरिका की, तो सऊदी अरेबिया भी उसके चपेट में आ रहा है। दोस्तों उसके पीछे असली रीज़न जैसे मैंने कहा कि ईरानी है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने जिस तरीके से सऊदी के बड़े तेल और इंडस्ट्रियल इलाकों पर हमला किया, जिससे कि टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। खासकर कि जो जुबेली पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उस पर हमला किया गया ईरान की तरफ से, जिससे खतरा और बढ़ गया। इसी के बाद दोस्तों पाकिस्तानी ये स्टेप उठाया ताकि सऊदी अरब को भरोसा दिलवाया जा सके कि वो उसके साथ खड़ा है। अब दोस्तों अब ये देखिए किस तरीके से दोनों देशों के बीच टाई अप मजबूत हो रहा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान वैसे तो पहले भी सऊदी को मिलिट्री ट्रेनिंग और सपोर्ट देता है। सऊदी अरब कई बार पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे चुका है। 2018 में भी दोस्तों सऊदी ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का पैकेज दिया था। अब दोस्तों इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहला तो ये कि मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ सकती है। अगर सऊदी जवाबी कार्रवाई करता है तो मामला और भी बड़ा युद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि फिर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी सऊदी के साथ हो जाएगी ईरान के खिलाफ। अब यहाँ पर पाकिस्तान की तैनात की दोस्तों ऑब्वियस सी बात है ईरान सऊदी टकराव में महत्वपूर्ण रोल भी निभा सकती है। मतलब साफ है दोस्तों कि ये सिर्फ सैनिकों की डिप्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मैसेज है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है यहाँ पर और मिडिल ईस्ट में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। लेट्स सी दोस्तों आगे इसके क्या परिणाम आएंगे, वो सब देखने वाली बात होगी। दोस्तों अमेरिका अभी ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में उलझा हुआ है। इसी वजह से अमेरिका का फोकस एशिया पैसिफिक से हट गया है। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप जो कि चाइना का विजिट करने वाले थे, इसी वजह से उनकी ये यात्रा जो है वो कैंसिल हो गई है। स्पेशली दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करनी थी चाइना जाकर। अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर ध्यान हट गया एशिया पैसिफिक से, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना एशिया में और ताकतवर हो सकता है। खासकर कि ताइवान को लेकर यहाँ पर एक बड़ा खतरा है, क्योंकि चाइना पहले कई बार कह चुका है ज़रूरत पड़ी तो वो ताइवान पर ज़बरदस्ती कब्जा कर सकता है। और अगर यहाँ पर अमेरिका कमज़ोर दिखा तो चाइना को ऑब्वियस सी बात है मौका मिल सकता है। दोस्तों ईरान की जंग का असर अमेरिका को बहुत तगड़ा लगा है। दरअसल अमेरिका ने इसी वजह से एशिया के कुछ जो मिलिट्री रिसोर्सेज थे वो हटा दिए, जैसे कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जापान से मरीन फोर्स को हटाया जाना, यही नहीं हथियारों का स्टॉक भी
अमेरिका का कम हो रहा था, नए हथियार मिलने में देरी हो रही थी। इससे जापान, साउथ कोरिया और ताइवान ऑलरेडी टेंशन में आ गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका फिर से मिडिल ईस्ट में फंस चुका है और इसी से उसकी एशिया की जो स्ट्रैटेजी है वो कमज़ोर पड़ रही है। वहीं दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अमेरिका का इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी है, जैसे कि ईरान और दूसरे देशों पर प्रेशर बढ़ाना और चाइना को ग्लोबल लेवल पर काउंटर करना। लेट्स सी, इसमें भी अलग चीज़ें हो सकती है, बट इतना है कि रिसोर्सेज को हटाने से अमेरिका की पकड़ एशिया पैसिफिक में कमज़ोर हो रही है। इवन नाटो के प्रमुख साफ तौर पर कह चुके हैं, अगर एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ टकराव भी बन सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक पुरानी बात मैं आपको कहना चाहूँगा। जब 2011 में बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि अब अमेरिका को एशिया पर ध्यान देना होगा, लेकिन मिडिल ईस्ट की ये जो जंग हो रही है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो सब कुछ जो प्लान है वो रुक चुका है। यानी कि दोस्तों अमेरिका दो मोर्चों पर फंस चुका है, मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ, एशिया में चाइना के साथ। और अगर युद्ध ईरान के साथ लंबा चला तो चाइना को फायदा मिलेगा, ताइवान पर खतरा बढ़ेगा और ग्लोबल पावर बैलेंस भी शिफ्ट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को एक बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर चाइना ईरान को मिसाइल देता है तो उसके बड़े परिणाम चाइना को भुगतने पड़ेंगे। रिपोर्ट्स बताती है कि चाइना गुपचुप तरीके से मैनपैट्स मिसाइल ईरान को भेज सकता है और ये जो मैनपैट मिसाइलें दोस्तों, जिन्हें कि कंधों पर रखकर चलाया जाता है, हेलीकॉप्टर और लो फ्लाइंग टारगेट्स को ये ख़त्म कर सकती हैं। हीट सेंसर से ये अपने टारगेट को पकड़ती है। मतलब अगर ईरान को ये मिसाइलें मिलती है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एयरक्राफ्ट्स के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। चाइना ने हालांकि इस पूरे आरोप को खारिज कर दिया और चाइना कभी भी इस बात को मानता भी नहीं है, जबकि उसका रोल पूरा रहता भी है। और इवन चाइना ने कहा है कि वो किसी भी युद्ध में किसी के पक्ष में हथियार किसी को देता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अमेरिका पहले से ही ईरान के साथ यहाँ पर बड़ी टेंशन में उलझ गया है। ऐसे में चाइना के हथियार ईरान के पास होते हैं तो उसका सीधा असर यही होगा कि चाइना पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ हो गया है। अब दोस्तों ये एक यहाँ पर अगर आपको एक बड़ी पिक्चर की बात की जाए तो अमेरिका वर्सेस चाइना की जो ग्लोबल राइवलरी है वो सामने दिख सकती है। मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन सकता है और इवन एशिया की जो पावर पॉलिटिक्स है दोस्तों, ये सब बदल सकता है। और आप सब जानते हैं कि सीज़ फायर भी टूट चुका है और पाकिस्तान अब यहाँ पर मेन रोल निभाने के लिए उसको बुलाया गया है। और यहाँ पर आप समझो कि अगर चाइना की मिसाइलें सच में ईरान के पास आ गई तो युद्ध खतरनाक हो सकता है। अमेरिका चाइना टकराव बढ़ सकता है, मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी हो सकती है। और प्लस आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को चाइना ने अपने हथियार दिए थे, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया था। तो चाइना की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, अपने आप साइड में खड़े रहो, बाकी दो देशों के बीच युद्ध का फ़ायदा उठाओ। वहीं दोस्तों रशिया ने अपने अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल में नॉर्थ कोरिया के 107 mm रॉकेट्स लगा दिए हैं। मतलब अब ये रोबोट खुद से रॉकेट फायर कर सकते हैं। बता दें कि ये एक बिना इंसान वाला UGV है, यानी कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। इसमें 8 रॉकेट लॉन्च ट्यूब लगे हैं। सिर्फ 15 सेकंड में ये 8 रॉकेट दाग सकता है। लगभग 8.5 यानी कि 8.5 किलोमीटर तक ये रॉकेट्स हमला कर सकते हैं। फायर करने के बाद ये UGV तुरंत जगह बदल सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि दुश्मन का जो जवाबी हमला होगा उससे ही बच जाएगा। इसमें दोस्तों कई तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जैसे कि सीमेल सिस्टम लगा है इसमें, जो कि नज़दीकी टारगेट यानी कि बंकर, खाई, इनको ख़त्म कर सकता है। इसमें बहुत शक्तिशाली थर्मोबैरिक हथियार लगाया गया है। और यही नहीं, ये UGV जो है वो मोटार भी दाग सकता है। मतलब छिपे हुए दुश्मनों पर हमला कर सकता है। इसके ज़रिए खाइयों और पहाड़ियों के पीछे तक फायर कर सकता है। और अब जो इसमें 107 mm का रॉकेट लगाया गया है, जो कि एक साथ कई जगहों पर हमला कर सकता है, यानी कि एरिया अटैक कर सकता है, दुश्मन की पोजीशन को बिल्कुल दबा सकता है। मतलब अब एक ही रोबोट 3 तरह के का युद्ध कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों जो 8 रॉकेट लगाए गए हैं इस UGV पर, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो UGV है दोस्तों उसका साइज़ छोटा रखा गया है, यानी कि रोबोट हल्का रहे, तेज़ी से मूव कर सके और ज़्यादा स्टेबल रहे। यानी कि दोस्तों रशिया अब युद्ध में कम सैनिकों को भेज रहा है, ज़्यादा रोबोट्स का इस्तेमाल करना चाहता है। इससे सैनिकों की जान का जोखिम कम होता है और दुश्मन के लिए टारगेट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मतलब दोस्तों भविष्य की जंग बदलने लगी है। रोबोट प्लस ड्रोन प्लस मिसाइल अब ये नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुका है। और ये सिस्टम दिखाता है कि आने वाले समय में केवल मशीनें ही फ्रंट लाइन पर लड़ेंगी। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव ESSI एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जिसमें कई यूरोपीय देश मिलकर एक साथ अपनी एयर डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं। मतलब अब हर देश अलग अलग नहीं बल्कि एक नेटवर्क बनकर दुश्मन के हमलों को रोकेगा।
ये जो ESSI है दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूरोप को ये बात समझ में आ गई है कि अकेले कोई देश खुद की पूरी तरह से सुरक्षा नहीं कर सकता। खतरे बढ़ गए हैं, खासकर कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और स्वाम्प ड्रोन्स के। और खासकर कि रशिया यूक्रेन वॉर ने तो ये चीज़ दिखा दी है कि हवाई हमले अब बहुत ज़्यादा एडवांस और ख़तरनाक हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ESSI कैसे काम करेगा ये भी आप जान लो। दरअसल ये एक लेयर डिफेंस सिस्टम होगा, मतलब परत दर परत सुरक्षा देगा। इसमें लॉन्ग रेंज, मिड रेंज और शॉर्ट रेंज, मतलब इन तीनों रेंज में ये दुश्मन के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। और सबसे बड़ी ताकत है इसका इंटीग्रेशन, मतलब अलग अलग देशों के रडार प्लस मिसाइल सिस्टम प्लस कमांड सेंटर सब कुछ एक साथ जुड़े होंगे। इससे दुश्मन को जल्दी डिटेक्ट किया जाएगा, जवाब तेज़ी से यूरोपीय देश दे सकते हैं, मतलब पूरे यूरोप को एक कॉमन रडार पिक्चर मिलेगा दोस्तों। और इस ESSI का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? पहला, सभी देश मिलकर खरीदेंगे एक सिस्टम जैसे कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम या IRST। इसमें लागत भी कम होगी और मेंटेनेंस भी आसान होगा। और सबसे बड़ी बात है, नाटो के साथ भी रिलेशन है, क्योंकि नाटो का सिस्टम पहले से ही मौजूद है। इवन ESSI उसे रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि उसे और स्ट्रांग बनाएगा, मतलब नाटो प्लस ESSI ज़्यादा मजबूत सुरक्षा देंगे। इवन दोस्तों आने वाले समय में कहा ही जा रहा है कि इस ESSI में शामिल होंगे AI बेस्ड डिफेंस सिस्टम, लेजर वेपन्स, सैटेलाइट प्लस रडार इंटीग्रेशन, मतलब ये सिस्टम और ज़्यादा स्मार्ट और तेज होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चैलेंज भी है। पहला, सभी देशों को मिलकर काम करना यहाँ पर आसान नहीं होगा। बजट और जिम्मेदारियाँ यहाँ पर बराबर बांटनी होगी। अलग अलग सिस्टम को जोड़ने में टेक्निकल मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन ये सब शुरुआती, लेकिन बाद में सब कुछ प्रोसेस में आ जाएगा। यानी कि ESSI दोस्तों सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक नई सोच है, मतलब कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव एयर डिफेंस, मतलब कि भविष्य के युद्ध में टीम वर्क ही सबसे बड़ा हथियार होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।